हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, कला वर्गी के स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, जैसे साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, कॉमर्स से हैं, तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं जीके जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, तो आपका जीके वाला पोर्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इस बार 2023 में अगर आपको सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, तो आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी के सामने दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ये क्रैश कोर्स अभी तक नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास तैयारी करने का समय है। ठीक है, बहुत समय है। 15 जून को आपका एग्जाम है। ठीक है, मात्र 160 रुपए में आपको मिल जाएगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ। अच्छा, इसमें मिलेगा क्या क्या? इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 5000 से ज़्यादा, एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर लें। 527 पेज की ये पीडीएफ है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? बताएंगे सब लोग भाई। और 50 में से अगर आप लोग 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है ना। और जो भी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी, एंड मैराथन वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, याद रखना। 51 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अपनी हिस्ट्री की मैराथन क्लास में करवा चुका हूँ। तो मैराथन जो 3 मैराथन हुई हैं उन क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हुई हैं। ना ही उस क्लास को देखने के बाद हिस्ट्री का प्रश्न गलत होगा, ना ही जियोग्राफी का, ना ही करंट अफेयर का। तो प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा आप, रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। कहाँ पे है? सासाराम में है। 52 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ था? मोहनजोदड़ो से तो आपका जो है वृहत स्नानागार हुआ था प्राप्त। रंगपुर से आपका जो है चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखना। 53 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बताएंगे सब लोग भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सभी को भाई गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है। चलिए बताएंगे सब लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत सारे लोग यहाँ पे डी जॉब दे रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, WC बनर्जी। ठीक है, और ये जो है संस्थापक थे, याद रखना। ठीक है, और मुस्लिम अध्यक्ष पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए, कथकली किस प्रदेश की जो है नृत्य नटिका है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कथकली किस प्रदेश की नृत्य नटिका है? आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, केरल की या तमिलनाडु की? बताएंगे सब लोग। सभी को भाई गुड इवनिंग। कथकली केरल का है। ठीक है, कर्नाटक का यक्षगान एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, या नोट कर लीजिएगा, यक्षगान कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का है। ठीक है ना। चलिए, व्यक्ति को समझने एवं उसका अध्ययन करने में अपने आत्मनिष्ठ अनुभवों को महत्व देना आधारभूत सिद्धांत है किसका? बताएंगे सब लोग, किसका ये सिद्धांत है? सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें। ठीक है ना। तो ये परिघटनात्मक उपागम का जो है सिद्धांत है, ध्यान रखना। 56 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक जोड़े गंध को मूल गंध नहीं माना जा सकता है? बताएंगे सब लोग, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े गंध को मूल गंध नहीं माना जा सकता है? इसको माना जा सकता है, इसको माना जा सकता है, इसको माना जा सकता है। पसीना एवं तेल की गंध को नहीं माना जा सकता है। 57 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शरीर में आंतरिक वातावरण में उचित समायोजन बनाए रखने के कार्य की जवाबदेही किस पर होती है? मस्तिष्क पर, मांसपेशियों पर, मेरुदंड पर या ग्रंथियों पर? बताएंगे सब लोग, 58 का जवाब देंगे।
शरीर के आंतरिक वातावरण में उचित समायोजन बनाए रखने के कार्य की जवाबदेही किस पर होती है। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पे आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे छोटी छोटी बीएड की जो भी अपडेट रहती है वो अपडेट आपको मिलती रहती हैं। और तैयारी आप लोग जारी रखें अपनी, बीच में तैयारी मत रोकिएगा, ठीक है। जो डेली क्लासेस होती हैं इन क्लासेस को देखना है, और भी जो क्लासेस हो गई हैं जैसे हिंदी की टॉपिक वैसी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को जाके देखिए, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहें और डेली आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। मैं डेली मॉक टेस्ट आपको दे ही रहा हूँ बिल्कुल फ्री में अपने चैनल पे। चलिए, शरीर के आंतरिक वातावरण में उचित समायोजन बनाए रखने के कार्य की जवाबदेही किस पर होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये होती है ग्रंथियों पर, ग्लैंड पर। ओके, 58 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताएंगे सब लोग भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है। 59 का जवाब दें सब लोग, कौन सुमेलित नहीं भाई बताएं सब लोग। इसमें ये वाला आपका नहीं सुमेलित है, ध्यान रखना। चलिए, बाकी सब सही है आपके, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रागनुभाविक युक्ति है। निम्नलिखित में से कौन ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रागनुभाविक युक्ति है, तो वो है आपका सत्तामूलक युक्ति, ठीक है ना। 60 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संत ऑगस्टाइन के अनुसार ईश्वर ने सभी वस्तुएं डॉट डॉट उत्पन्न की हैं, किससे उत्पन्न की हैं, जड़ पदार्थ से, शब्द से, या मनस से, या शून्य से, बताएंगे सब लोग। संत ऑगस्टाइन के अनुसार ईश्वर ने सभी वस्तुएं किससे उत्पन्न की हैं। संत ऑगस्टाइन के अनुसार ईश्वर ने सभी वस्तुएं किससे उत्पन्न की हैं, शून्य से उत्पन्न की हैं। 61 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीनयान किस धर्म से संबंधित हैं, बताएंगे भाई सब लोग। हीनयान किस धर्म से संबंधित हैं, जैन से, बौद्ध से, मीमांसा से, या शाक्य से। एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कपिल, नोट कर लीजिएगा। और इसमें बताइए हीनयान किस धर्म से संबंधित है, बताएंगे सब लोग, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका हीनयान, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है, वो कौन सा उद्योग है, बताएं सब लोग। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई, वो कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है, तो वो है आपका लौह इस्पात उद्योग। 63 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बताएंगे सब लोग। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं होता, बस थोड़ा मोटिवेट होता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और भी दुगनी मेहनत में ऐसे ही डेली करता रहूँ, ठीक है ना, बिना थके हुए। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो बिना कहे आप लोग, और चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन होता है, या कहाँ जाना पड़ता है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एडमिशन में, काउंसलिंग में क्या गलती आपको नहीं करनी है, ताकि आपका जो है एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसीलिए कहता हूँ कि एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। एंड जब एडमिशन होने के बाद जब आप लोग टेट सीटेट का एग्जाम देंगे तो उसको कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जाता है वो भी आपको मैं बताऊंगा तरीका। मात्र 1 महीनों में आप लोग पढ़कर इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूं। तो जुड़े रहें, भविष्य के शिक्षक हैं आप लोग, भावी शिक्षक हैं। तो विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, टुंड्रा, टुंड्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में पहले भी करवा चुका हूँ। चलिए, यहाँ पे कुछ बांध हैं और यहाँ पे एक तरफ राज्य के नाम है, तो कौन सा बांध भाई किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। मिलान करिए सब लोग, कौन सा बांध किस राज्य में है। 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, ये आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है, अच्छा से अच्छा कंटेंट देना मेरा काम है। 65 का जवाब दें सब लोग। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो है आपका ये कर्नाटक में है, ठीक है ना। लोअर भवानी तमिलनाडु में है। इडुक्की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल में है। नागार्जुन सागर आपका जो है ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश पर, याद रखना। 65 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
और जैसे हीराकुंड बांध हो गया, ये महानदी पर है, ठीक है ना, सबसे लंबा बांध है आपका, नोट कर लीजिएगा। और टिहरी आपका सबसे ऊंचा बांध है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। चलिए इतने पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। आगे चलें। चलिए, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी, बताएंगे सब लोग। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट करिए। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी, एडम स्मिथ ने की थी। 66 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मजा आ रहा है क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, बताएं सब लोग। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, आप सभी को पता भी चल गया होगा प्रयागराज में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसी वजह से जितने भी प्रयागराज के पड़ोसी ज़िले हैं वहाँ भी जो है इंटरनेट पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए थे, ठीक है। कहीं भी किसी प्रकार का नेट जो है नहीं चल रहा था, पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था भाई, कौटिल्य थे। कौन थे, कौटिल्य। चलिए अब जो है आपको जो है रेगुलर क्लासेस होंगी टाइम से आपकी। चलिए, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख विचार है। और जो भी क्लासेस अभी होनी बाकी हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस जैसे मैराथन वीडियो अभी होना बाकी हैं, उनको भी बहुत ही जल्द मैं करवाने वाला हूं। और हिंदी में कुछ चैप्टर्स बचे हैं, 5 से 6 चैप्टर्स बचे हैं, उनको भी कवर करा दूंगा। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, जितना मैं कंटेंट दूंगा उससे बाहर आपका नहीं आएगा एग्जाम में। बस प्रॉपर नोट्स बनाना है, जितनी भी टॉपिक वैसी क्लासेस हों। प्रैक्टिस की क्लास से आपको नोट्स नहीं बनाना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं उनको आप लोग नोट कर सकते हैं, बाकी सब क्वेश्चंस आपको नहीं नोट करने हैं। जो टॉपिक्स वाइज में क्वेश्चन करवाता हूँ टॉपिक वाइज वाली क्लास में, उन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख विचार है किसका, नोट करिए, बेंथम का है विचार। ये किसका विचार है, बेंथम का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है यहाँ पे। चलिए मिलान करिए भाई, 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहाँ पे स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक समूह का संबंध हो जाएगा डी सैंडर समन से, ठीक है ना, डी सैंडरसन से। एंड यहाँ पे जो है आपका जननिक एवं एकत्रित समूह का संबंध आपका हो जाएगा एफ एस गिडिंग्स से। एंड प्राथमिक एवं गौण समूह का तो एच कुले, अंतर समूह एवं बहिर् समूह का डब्ल्यू ए समनर आपका हो जाएगा। 69 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है, बताएंगे सब लोग। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है, यह है आपका कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में, ठीक है ना। चलिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी, आप सभी को तो पहले ही भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। और ये दिल्ली कब स्थानांतरित हुई, किस सन में स्थानांतरित हुई, आपको बताना है। 1911 में, और 1912 में बन गई थी, ठीक है ना। चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था, ठीक है ना। और प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय कब हुआ था, 1556 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, अगर आप लोगों का मन है, ठीक है, कमेंट करने का, तो आप लोग कमेंट करिए। ये कमेंट करना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिए, किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, बताएंगे सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 500 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य, 500। चलिए बहुत अच्छे। भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित होती है, भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित होती है, जन्म स्थान तथा रक्त के सिद्धांत पर आधारित होती है भारत में नागरिकता, ध्यान रखना, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, याद रखना। 74 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक यार, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, क्लास देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोग लाइक करो। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है कौन, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या आरबीआई, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से आप लोग जानते हैं, बताएंगे सब लोग। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है 75 का जवाब दें तो वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। 75 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक समुदाय की अवधारणा दी थी किसने, बताएंगे सब लोग। प्राथमिक समुदाय की अवधारणा दी थी किसने, कूले ने दी थी, किसने, कूले ने। बहुत अच्छे। चलिए, एक निश्चित समाज का उदाहरण है, एक निश्चित समाज का उदाहरण है तमिल समाज, एक निश्चित समाज का उदाहरण है, ठीक है ना। संदर्भ समूह है, इसमें से संदर्भ समूह कौन सा, बताएं सब लोग।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2 लाख सब्सक्राइबर एग्जाम से पहले पहले आपको करवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। संदर्भ समूह है, ये सभी आपके समुद्री इंजीनियर, न्यूक्लियर, वैज्ञानिक, कॉलेज जाने वाले छात्र, ये सभी आपके संदर्भ समूह के अंतर्गत आते हैं। 78 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, अभिप्रेरण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के साथ एक समस्या यह है कि मूल प्रवृत्ति के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है किससे? बताएं किससे लगाया जाता है भाई? मूल प्रवृत्ति के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है किससे? उस व्यवहार से जिसकी व्याख्या उससे होती है, इसी से लगाया जाता है अनुमान। ठीक है ना? 79 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास में क्रांतिक अवधि प्रकल्पना के लिए सबसे मजबूत सबूत निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? मानव विकास में क्रांतिक अवधि प्रकल्पना के लिए सबसे मजबूत सबूत निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? इम्प्रिंटिंग, भाषा, भाषा अधिग्रहण या व्यावसायिक अभिरुचि में। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 7905632533 पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स आपको नहीं करना है, कॉल्स रिसीव नहीं करूँगा। ठीक है ना? तो ये पाया जाता है भाषा अधिकरण में। ठीक है ना? सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह स्मृति जिसमें संसार के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य अमूर्त ज्ञान का कुल योग सम्मिलित होता है, कहा जाता है अर्थगत स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति या लघुकालिक स्मृति। क्या कहा जाता है बताएंगे सब लोग? उसे कहा जाता है अर्थगत स्मृति। क्या कहते हैं? अर्थगत स्मृति। चलिए, कौन सा वाद यह मानता है कि विश्व मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित है, अतः विचारों के बदलने से दुनिया बदल सकती है? कौन सा वाद यह मानता है कि यह विश्व मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित है, अतः विचारों के बदलने से दुनिया बदल सकती है? आदर्शवाद आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छे। जब दो भिन्न संस्कृतियां जो हैं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो क्या कहलाता है ये? जब दो भिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो यह कहलाता है क्या? सांस्कृतिक संपर्क कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सांस्कृतिक संपर्क। चलिए, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा आपका उदाहरण है। ठीक है ना? चलिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है? बताएंगे सब लोग, वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है? तो वो है आपका स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, स्टार लगा के नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। 87 का सी आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये भी प्रश्न याद होगा। डंपिंग का अर्थ क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस में? बताएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? प्रीवियस पेपर्स वीडियोस आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का जो अर्थ होता है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, यही डंपिंग का अर्थ होता है। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। बताएंगे, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किसे? स्तंभोली को कहा जाता है। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? तो वो है नर्मदा नदी, जो कि ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। 90 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है करेंसी नोट जारी करना, ये कार्य है। मुद्रा योजना बनाना, ये भी कार्य है। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, ये भी आरबीआई का कार्य है। निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ये आपका आरबीआई का कार्य नहीं है। 91 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया था? बताएं, किस स्थान पर लगाया गया है ये? लखनऊ में लगाया गया है। ठीक है ना?
लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए, शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? सबसे पहले स्टार लगाइए। इसमें जो प्रतिनिधि थे भारत के वो थे, कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किए थे? बीजापुर के शासक आदिल शाह को जो है सम्मानित किए थे। ठीक है ना। 94 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमानों पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसका यही मुख्य कारण था। 95 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? अधिकार परीक्षा, परमदेश व प्रतिषेध, प्रति प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख, ये सभी प्रकार के जो है आदेश जारी कर सकते हैं, याद रखना उच्च न्यायालय। 96 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो कहलाती है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है ना। 97 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यवसायिक स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम है, परमाणु ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है, बायोगैस इसमें नहीं है आपका। ठीक है ना। चलिए, व्यवसायिक का। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसी को द्वारा? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये लास्ट प्रश्न है। विकासशील देश वह है जिसमें क्या होता है? जिसमें वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो। ठीक है ना। माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके जो हैं कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर बताइएगा। और इस बार सरकारी सीट लेना है सच में, अगर आप लोग सीरियस हैं गवर्नमेंट सीट को लेकर, गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी और घंटी वाली बटन को दबाकर ऑल पे प्रेस लीजिएगा, ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। जो डेली क्लासेस होती हैं उन क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। ओके, तो चलिए आज की ये क्लास कैसे लगी, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना मेरी क्लास के बारे में। ठीक है ना, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।